हेलो और नमस्ते दोस्तों। आज जनवरी 2026 है, पर क्या आप जानते हो कि जनवरी 1026 के अंदर क्या हुआ था? भारत का एक ऐसा श्रद्धा का स्थल जहां लाखों श्रद्धालु अपनी यात्रा करने के लिए आते थे, एक इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग हुआ करता था, उसको कैसे डिसिग्रेट किया गया और लाखों लोगों के बलिदान के बाद, सैकड़ों राजाओं के जज्बे के बाद और प्रजा की जो विश्वास थी जिसके कारण एक रेजिलियंस निकल के आया और फेथ ने फिर से एक तरह से देखोगे तो बार्बरिज्म के ऊपर ट्रायम्फ किया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सोमनाथ टेम्पल के बारे में। एक ऐसा टेम्पल जिसको कहा जाता है द श्राइन एटर्नल, ऐसे टेम्पल जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। 1000 साल कंप्लीट हुए गजनविद अटैक को आज देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोमनाथ जगह का उद्भव हुआ, कैसे यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का कंसेप्ट निकल के आया, कैसे गजनी ही नहीं, गजनी के पहले और गजनी के बाद भी इस जगह के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए। इस जगह के बारे में विदेशियों ने क्या कहा है, ह्यूएनसांग हो गया हो जो चाइना से आया था, या अल बरूनी जो गजनी के अटैक के साथ ही आया था। कैसे कैसे राजाओं ने आधुनिक काल में भी इसको संघर्ष के रूप में बचाने की कोशिश की, वो चाहे मराठे हो या आज़ादी के बाद देखने की कोशिश करोगे नवानगर के महाराजा जाम साहेब हो। किस तरह से आधुनिक काल के अंदर ये टेम्पल को फिर से रिबिल्ड किया जाता है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल एंड कन्हैयालाल मुंशी। आज समझने की कोशिश करेंगे इस टेम्पल के पीछे का क्या क्या हुआ था। हम देखने की कोशिश करते हैं सोमनाथ द श्राइन एटर्नल। प्रधानमंत्री मोदी इनके बारे में ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ टेम्पल विच इज़ अ सिंबल ऑफ अनब्रोकन फेथ। 1000 ईयर्स तक इसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करने की कोशिश की गई। समझेंगे पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल बेसिस के ऊपर से। चलिए देखने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो शब्द है सोमनाथ, ये कहाँ से आया? तो भारतीय इतिहास में जब पुराणों का निर्माण किया गया तो पुराणों के आधारित एक कहानी देखने को मिली। कहानी इस तरह से देखने को मिलती है कि मून गॉड यानी कि चंद्रदेव, जिनको सोम के रूप में कहते हैं, और उनकी नाथ यानी कि वी विल सी की शिव जी के साथ एक जुड़ाव था। जुड़ाव किस तरह से चलता रहता है कि एक दफा चंद्रदेव यानी कि मून गॉड को अपने ही फादर इन लॉ दक्ष प्रजापति के द्वारा श्राप दिया गया। श्राप इस तरह से दिया जाता है कि भाई आप जो है वो धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे, खत्म हो जाओगे। ऐसा कहते हैं कि इसी जगह पे जहाँ पे ये जो मंदिर है उसी के विस्तार के अंदर यानी कि प्रभास पाटन के अंदर ये जो चंद्रदेव जी है, इन्होंने विलसी की एक तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप शिव जी ने उनको वरदान दिया, कहा कि महीना खत्म होने के बाद जब दूसरे महीने की शुरुआत होगी तो आप पूर्णता की अवस्था के अंदर आओगे। और ऐसा कहते हैं कि इसी बेसिस के ऊपर से इस जगह का नाम सोमनाथ रखा गया। एंड वी विल सी कि ग्रेजुअली पौराणिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर और बाकी सारे शास्त्रों में भी इसको ज्योतिर्लिंग के रूप में विल सी की एक तरह से रिकग्निशन मिलता है। खैर, ये रिकग्निशन तो पौराणिक रूप में था, पर अगर भारतीय इतिहास की देखने की कोशिश करोगे तो शिव पार्वती की वर्शिप आपको प्री हिस्ट्रिक एरा के अंदर भी देखने को मिलेगी। आज का हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसी अगर आप सभ्यता को देख लोगे तो वहाँ पे आपको मोहनजोदाड़ो से लेकर हड़प्पा के अंदर सैकड़ों जगह के ऊपर सील्स मिलते हैं जहाँ पशुपति शिव जी के वी विल सी की आपको सिंबल्स देखने को मिलेगी। हमें भारतीय इतिहास के अंदर सैकड़ों स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जहाँ शिव जी अलग अलग आकार के अंदर है। वी विल फाइंड की पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप के अंदर है। साथों के साथों अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो शिव जी को आदि योगी के रूप में, महेश्वर के रूप में, अगर आप देखने की कोशिश करोगे शिव जी को नटराज के रूप में भी पूजा जाता था। शास्त्रों के अंदर प्रभास पाटन को एक तीर्थ स्थान के रूप में जगह मिली है और खासियत ये है कि शिव पुराण के अंदर ही ये जो सोमनाथ नाम की जगह है वो त्रिवेणी संगम के ऊपर आई हुई थी। अब आप पूछोगे त्रिवेणी संगम कौन सा, मतलब हमारा प्रयाग वाला? नहीं, यहाँ पे भी लोकल रिवर्स आपको देखने को मिलती है। हिरण्य, कपिला और सरस्वती का संगम हुआ करता था और ये वो जगह है, सोमनाथ याद रखेगा, जहाँ प्रभु श्री कृष्णा ने भी अपना देहोत्सर्ग किया था, यानी कि अपने शरीर को त्याग दिया था और संसार छोड़ के चले गए थे। इस जगह का ऐतिहासिक उल्लेख ह्यूएनसांग ने भी किया है। जब हम लोग 6th सेंचुरी के आसपास या 7th सेंचुरी के ट्रांजिशन में देखोगे, ह्यूएनसांग जब भारत आता है चीन से तो उसने अपनी किताब सी यू की के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि प्रभासपट्टिनम एक बहुत बड़ा पट्टनम था, यानी कि एक पोर्ट हुआ करता था। घनी आबादी वाला शहर था जहाँ पे व्यापार हो रहा था, लोग रह रहे थे, बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने टेम्पल के बारे में भी बताया है कि जिसके अंदर एक शिवलिंग हुआ करता था, बहुत ही ब्राइट एंड शाइन। ये टेम्पल्स की कनेक्शन और ये प्लेस की कनेक्शंस में ह्यूएनसांग ये भी कहते हैं कि इसकी लिंकेजेस वेस्ट एशिया के साथ हुआ करती थी। कहानी ये चलती है कि इसके अंदर मंदिर कैसे बने।
दोस्तों, सोमनाथ टेम्पल के बारे में ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे एक नहीं पर मल्टीपल टाइम्स टेम्पल बने हैं। ये जगह वो जगह थी जहाँ पशुपति संप्रदाय या पशुपात संप्रदाय, जिनके फाउंडर हुआ करते लकुलिश, वो आके सेटल हुए थे। एक टाइम के ऊपर भरशिवा करके जो संप्रदाय था उनका भी हेडक्वार्टर्स था, और इसके लिए सोमनाथ जी को या शिव जी को द गार्डियन डीटी ऑफ गुर्जर प्रदेश के रूप में भी हिस्ट्री के अंदर कहा गया है। ये वो जगह थी जहाँ पे ट्रेडिशनल यहाँ की जो रीजनल डायनेस्टीज से कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करती रही है, और ऐसा कहते हैं फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कि 1st सेंचुरी सी के आसपास यहाँ पे एक रेड सैंडस्टोन का टेम्पल हुआ करता था। समय के साथ उसके पहिया आगे घूमता है, और ऐसा माना जाता है कि 7th सेंचुरी के आसपास जब गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी जो वल्लभी से रूल करती थी, जिनके राजा हुआ करते थे धरसेना 4, इनके द्वारा भी एक टेम्पल बनाया गया। इसी दौर के अंदर 7th सेंचुरी के अंदर ह्यूएनसांग आया, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की, जो वल्लभी से लेके बाकी सारे रीजन्स को विजिट करते हैं और बताते हैं कि एक फ्लरिशिंग टेम्पल की कहानी किस तरह से चलती है। यही टेम्पल को आगे जाके फिर से रिवाइव किया जाता है। क्यों? क्योंकि 8th सेंचुरी की शुरुआत में 712 के आसपास हमें जानकारी मिलेगी कि गुजरात में अरबों का इन्वेजन हुआ। जी हाँ दोस्तों, अरब पहले सिंध में आए थे, और ये अरब गवर्नर्स में जुनैद और तमीम करके 2 गवर्नर्स थे, उनके द्वारा गुजरात में अटैक किया गया। ये अटैक के द्वारा सोमनाथ टेम्पल को ध्वस्त कराने की कोशिश की गई, बट वंस अगेन 8th सेंचुरी तक आते आते हमें ये जानकारी मिलेगी कि उसको रिवाइव किया जाता है बाय द लोकल चालुक्यस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्रतिहार डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आई 8वीं शताब्दी के अंदर, तो वो फिर से रिबिल्ड करने की शुरुआत करेंगी। ये टेम्पल की खासियत ये है कि ये गुजरात और सौराष्ट्र की एक पूरी की पूरी लोकल लिंकेज के साथ भी आपको मिलती रहेगी, और जैसे जैसे समय का पहिया आगे गया उसको फिर से गुजरात की रीजनल डायनेस्टीज ने भी रिबिल्ड किया। जैसे कि अहिलवाड़ पाटन, यानी कि आज के मॉडर्न डे नॉर्थ गुजरात के अंदर निकल के आई हुई विलसी की जो सोलंकी वंश की डायनेस्टी थी, उन्होंने भी इस जगह को फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश की। ये 1000 तक आते आते एक फ्लरिशिंग सेंटर के रूप में निकल के आया, पर 1000 तक के बाद के पीरियड के अंदर इस जगह को फिर से एक बहुत बड़े इन्वेजन को झेलना पड़ा, वो था गजनी का इन्वेजन। दोस्तों, 1000 तक आते आते मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के ऊपर धावा बोल दिया। खैर, सोमनाथ के ऊपर एग्जैक्ट अटैक 1026 के अंदर किया गया था, पर गजनी के भारत के आगमन के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, 750 से 1000 AD तक का जो पीरियड है वो भारतीय इतिहास के अंदर ट्राई पार्टी स्ट्रगल का पीरियड है। इस पीरियड के अंदर पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार करके 3 डायनेस्टी कन्नौज के लिए लड़ती रही, और इस बात का फायदा 1000 तक आते आते मोहम्मद गजनी को मिला। गजनी 997 के अंदर गजनी की सीट अफगानिस्तान के ऊपर सत्ता में आया, और उसने धीरे धीरे करके उत्तर पश्चिम भारत में अटैक शुरू किए। सबसे पहले हिंदू शाही डायनेस्टीज के ऊपर अटैक किया, वहां से नगरकोट की तरफ आया, वहां से कन्नौज की तरफ आया, और भारत के राजा नहीं बचा पाए क्योंकि वो पिछले 200 साल से जो इंटरनल फाइट चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसके कारण कमजोर हो गए। यही गजनी कन्नौज से लेके थानेसर से लेके धीरे 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 करके मध्य भारत तक आ जाता है 1020 तक, जब उसने चंडेल वंश के राजाओं को भी पराजित कर दिया, और आज के मॉडर्न डे खजुराहो से लेके मध्य भारत का जो विस्तार है वहां पे भी अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया। इस पीरियड तक आते आते उसको सोमनाथ की इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां से कोस्टल ट्रेड हो रहा है, एक ऐसी जगह जहां लाखों हिंदुओं का एक श्रद्धा का विषय हुआ करता था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अल बरूनी ने लिखा है कि वहां पे सोना, चांदी, जवेरात, बहुत सारी चीज़ें थी, और अल बरूनी वहाँ तक लिखता है कि हमारा राजा इसके लिए बहुत तैयार हो चुका था। 1025 तक आते आते मोहम्मद गजनी ने अपनी तैयारी पूरी कर दी, और अक्टूबर 1025 के अंदर गजनी अपनी सेना लेकर निकल गया। अटैक जनवरी 1026 के अंदर होता है, 2 महीने पहले ही निकल गया। कहाँ से निकला? अफगानिस्तान के अंदर से निकला, वहाँ से मुल्तान की तरफ आया, वहाँ से डेजर्ट की तरफ क्रॉस किया, एंड देन ही एंटर्ड इनटू पाटन। पाटन दैट वाज द कैपिटल ऑफ द सोलंकीज। राजा भीमदेव जो सोलंकी वंश के राजा थे, डिफीट नहीं कर पाए गजनी को, और उनके द्वारा एक तरह से विलसी की रिट्रीट किया गया। परिणाम यह हुआ कि गजनी उत्तर गुजरात के अंदर मोढेरा के ऊपर अटैक करते, और वहां से जनवरी 1026 तक आते आते सोमनाथ के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे दी। वहां पे लोग राह देख रहे थे कि क्या होने वाला है, इतनी बड़ी सेना लेके अफगानिस्तान का एक राजा हमारे ऊपर अटैक करने आया है। डिफेंडर्स ने अपने हिसाब से जो भी था उसकी मदद से इसको रोकने की कोशिश की। 6 जनवरी 1026 के दिन पहला हमला होता है, पर वहाँ के डिवोटीज़, वहाँ के ब्राह्मण और जो लोकल लोग थे, उन्होंने जैसे तैसे करके इनको रोकने की कोशिश की।
7 जनवरी 1026 के दिन फिर से एक और बार सीज होने की शुरुआत हुई। इस बार गजनी ने पूरा तैयार किया था, बट वी विल सी कि इन्वेडर्स को फिर से एक सरप्राइज डिफेंस मिलता है। टेम्पल के अंदर वी विल फाइंड कि बहुत लोग निकल के आए जिन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम गजनी को अंदर नहीं आने देंगे। लाखों लोगों ने उस पीरियड के अंदर अपनी संघर्ष चालू रखी और परिणाम हमको ये देखने को मिलता है कि आइडल को बचाने के लिए, शिवलिंग को बचाने के लिए हज़ारों लोग वहाँ पे अपना बलिदान दे देते हैं, त्याग दे देते हैं। आखिर का परिणाम क्या होता है? ऑन 8 जनवरी 1026 AD, गजनी विल बी एबल टू एंटर द सोमनाथ श्राइन। एंड आयरनी इस बात की थी कि देयर वॉज नो वन to protect the shrine. 50,000 people were killed in 3 days. 3 दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। आखिर में जो ब्राह्मण थे उन्होंने गजनी को जाके समझाया, उसको एक दरखास्त की कि आपको सोना लेना है लेके जाओ, आपको पैसा चाहिए लेके जाओ, आप सब कुछ लेके जाओ, बट प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय द टेम्पल। पर गजनी एक टाइटल के साथ भारत के अंदर आया था। गजनी अपने आप को बुत शिकान के रूप में मानता था, यानी कि डिस्ट्रॉयल ऑफ आइडल्स के रूप में, जो ये बहुत क्लियर कट आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर से कह रहा था कि अगर मैं आइडल्स डिस्ट्रॉय करूंगा तो मध्य एशिया से लेके जो उस टाइम पे खलीफत हुआ करती थी, बगदाद के अंदर जो खलीफा बैठता था, उससे उसको ज़्यादा लेजिटिमेसी मिलेगी। वो आया, उसने शिवलिंग को ध्वस्त कर दिया, मंदिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और यही गजनी यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लूट के चला जाता है। ये हीरोइज्म की कहानी है उन डिफेंडर्स की जिन्होंने इतिहास के अंदर अपना नाम अमर कर दिया। अल बरूनी ने इस घटना के बाद लिखा भी है अपनी बुक किताबुल हिंद के अंदर कि शायद इस घटना के बाद जो भारतीय लोग हैं, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, वो हमको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। सोमनाथ पे अटैक के बाद गजनी जब वापस जा रहा था तो कच्छ और सिंध के डेजर्ट के अंदर भटक जाता है। वो भी एक स्थानिक नहीं उनको भटकाया था और शायद यहाँ से उसको कर्म का जो है सिद्धांत मिलने की शुरुआत हो गई। भारतीय लोगों को ये थोड़े समय के बाद एहसास हुआ कि गजनी चला गया है, हमारा विश्वास अभी भी हमारे सोमनाथ के ऊपर है, हम फिर से उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ही शुरू होती है रीबिल्डिंग और अटैक्स की कहानी। दोस्तों, गजनी के अटैक के बाद उसको लगा कि भारतीय लोग और सोमनाथ के लोग जो है, हिंदुस्तानी लोग जो है, वो ध्वस्त हो जाएंगे। कहानी कुछ और निकल के आई। सोलंकीज यानी कि भीमदेव जैसे राजाओं के द्वारा फिर से रिसर्जेंस होने की शुरुआत हुई और उन्होंने जाके 11वीं सेंचुरी के मिड तक आते आते इस टेम्पल को फिर से रिबिल्ड किया। इसी सोलंकीज के द्वारा विल्सी की कुमारपल जैसे राजा है जिन्होंने विल्सी की इस टेम्पल को एक मेरू प्रसाद यानी कि मेरू गुर्जर स्टाइल में, जो प्रसाद स्टाइल ऑफ शिखर है, उसके बेसिस के ऊपर से उसको फिर से रिबिल्ड किया, एक नए आर्किटेक्चर की स्टाइल दी। सोमनाथ फिर से फ्लरिश होने की शुरुआत होगी और 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक आते आते हमें देखने को मिलता है और फ्लरिश करता है। पर सोमनाथ 13वीं शताब्दी तक आते आते फिर से एक अटैक झेलेगा और इस बार अटैक किसका था? तो दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी का। जी हाँ दोस्तों, 1296 के अंदर दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी विराजमान हुआ। उसने अपने सेनापति को गुजरात की तरफ भेजा। उसकी सेनापति के अंतर्गत उलूग खान की सेना गुजरात में है और उन्होंने सोमनाथ के ऊपर अटैक किया। फिर से 50,000 लोग मारे जाते हैं, फिर से शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है। कहानी ये थी कि उसको ऐसा लगा कि गुजरात के लोग और ख़ास करके सोमनाथ के जो निवासी है वो टूट जाएंगे। इतिहास फिर से पुनरावर्तित होता है और 1308 तक आते आते हमें देखने को मिलता है चुड़ासमास जो यहाँ के लोकल डायनेस्टीज थी, उन्होंने फिर से उसको री एस्टैब्लिश किया। 1300 में ये टेम्पल फिर से री एस्टैब्लिश किया गया, पर अगले 100 साल के अंदर इसको फिर अटैक झेलना पड़ा। 1390 के दशक में 1390s के आसपास के पीरियड के अंदर गुजरात का जो गवर्नर था जफ़र खान, जो बाद में मुजफ्फरी डायनेस्टी की स्थापना करता है, वो सोमनाथ के ऊपर 1394 के आसपास अटैक करेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टेम्पल को फिर अटैक झेलना पड़ा। 1413 तक आते आते गुजरात के अंदर अहमद शाह बादशाह, जिसने अहमदाबाद का भी निर्माण कराया, उसने भी इस रीजन के ऊपर अटैक किया और इसी के कंटिन्यूएशन में हमें देखने को मिलता है 1450s के दशक में महमूद बेगड़ा, जो गुजरात का ही राजा था, गुजराती सल्तनत का, उसने इस जगह के ऊपर अपना दबदबा एस्टैब्लिश कर दिया। परिणाम ये हुआ कि टेम्पल की जो ग्लोरी थी, टेम्पल का जो हिस्ट्री था, वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई। मध्यकालीन युग के अंदर ही, मिडिवल एरा के अंदर ही हमें देखने को मिलता है 1650s के बाद औरंगजेब सत्ता के ऊपर आया। ये औरंगजेब 1660s और 1670s और 1700s तक आते आते सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अपने ऑर्डर्स इशू करवाता है और गुजरात के गवर्नर्स को, जूनागढ़ के, काठियावाड़ के गवर्नर्स को
स्पेसिफिकली आदेश देता है कि यहाँ पे टेम्पल का रिजर्वेंस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट औरंगजेब ने पिलग्रिम टैक्स और जजिया जैसी प्रथा भी लागू की थी, जिसके कारण यहाँ के स्थानिक लोगों के फेथ को डोलने की कोशिश की गई। परिणाम आगे चलता रहा। 1700 के आसपास के पीरियड तक ये टेम्पल एक डेसिक्रेटेड प्लेस के रूप में था, पर इतिहास को कुछ और ही चीज़ें पसंद थी। 1706 के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई, लेटर मुगल सत्ता में आए और मराठास का रिसर्जेंस हुआ। इस मराठा रिसर्जेंस के अंदर एक क्वीन निकल के आती है जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। जी हाँ दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ के टेम्पल का रीबिल्डिंग कराने का प्रण लिया और कहा कि हम इसको फिर से रीएस्टैब्लिश करेंगे और इसके अंदर की जो वर्शिप सिस्टम है उसको भी कंटिन्यू करवाने की कोशिश करेंगे। लाखों डिवोटीज फिर से ज्वाइन करने की शुरुआत करते हैं। राजाओं की कंट्रीब्यूशन से और प्रजा की सेवा से ये बिल्डिंग फिर से खड़ा हुआ एंड वी विल फाइंड कि जिसने ये सोचा था ये टेम्पल की कहानी आगे चली। ये टेम्पल मॉडर्न पीरियड यानी कि 18th, 19th और 20th सेंचुरी के ट्रांजिशन के अंदर फिर एक पॉलिटिक्स का वी विल सी की आउटकम के रूप में निकल के आया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की जो ट्रांजिशन हो रही थी, इस दौर के अंदर ये टेम्पल जूनागढ़ रियासत का पार्ट था। जूनागढ़ के अंदर नवाब हुआ करते थे और जिनको इंटरेस्ट नहीं था, शायद इसी का ही परिणाम रहा कि इस टेम्पल के अंदर जो हम लोग कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ से ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऑलमोस्ट निगलेक्टेड कंडीशंस में आपको मिलता है। बाजू में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो बनाया हुआ मंदिर था वो भी इसी परिस्थिति के अंदर आपको मिलेगा। ब्रिटिश भी नवाब को ही फेवर कर रहे थे। इनफैक्ट नवाब के द्वारा काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए गए थे जो एक तरह से थियोक्रेटिक शासन व्यवस्था को दर्शाते रहे। कहानी आगे चली। 1947 तक आते आते वी विल कि भारत को आज़ादी मिलती है और ब्रिटिश को भी जाना पड़ा और नवाब भारत छोड़ के चले गए। आप सबको पता होगा कि जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान जाना पड़ा और परिणाम हमें देखने को मिलता है कि जूनागढ़ के अंदर इमीडिएटली आरजू हुकूमत की स्थापना की गई। सामरदास गांधी जो जूनागढ़ के अंदर नवाब के सामने रियासत मूवमेंट चला रहे थे, उनके द्वारा एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती और वल्लभ भाई पटेल को इनवाइट किया गया। वल्लभ भाई पटेल ने विल सी कि वहाँ पे ऑपरेशन पोलो करवाया और कहानी आगे चलती है। और नवंबर 1947 के अंदर वल्लभ भाई पटेल जब जूनागढ़ में जाते हैं तो वहाँ से ही वो आदेश देते हैं और एक घोषणा करते हैं कि सोमनाथ टेम्पल का रीबिल्ड करेंगे। कहानी इसके बाद आगे चली। जूनागढ़ के साथ साथ विल सी के जो बाजू का स्टेट है जामनगर, वहाँ के जाम साहब जो नवानगर के जाम नाम साहब थे, उन्होंने कहा कि हम भी इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। कनाल मुंशी जो बाद में नेहरू कैबिनेट के अंदर फूड मिनिस्टर भी बनते हैं, वो भी इसके ऊपर काम करने की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके 1947 से लेकर 1950 के बीच में वी विल कम टू नो कि इस टेम्पल को रीबिल्ड करने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये टेम्पल रीबिल्ड हो रहा था एक पब्लिक डोनेशन के द्वारा, एक ट्रस्ट के द्वारा, और जिसके कंटेक्स्ट में ये सोचा गया था कि इस टेम्पल को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में फिर से रीएस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि ये लाखों इंडियंस की फेथ, उनकी श्रद्धा का विषय था। 1950 तक आते आते ये टेम्पल का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इन बिटवीन वल्लभ भाई पटेल हमें देखने को मिलता है कि हमें छोड़ के चले गए। विल फाइंड कि जब ये टेम्पल निर्माण खत्म ही हो रहा था तब ये कंट्रोवर्सी में फिर पड़ा। क्यों पड़ता है? क्योंकि इस टेम्पल के अंदर विल सी की कनायाल मुंशी, उसके जो मुख्य चेयरपर्सन हुआ करते थे, उनकी नेहरू जी के साथ काफ़ी मतभेद हुए। मतभेद के विषय भी थे। नेहरू जी को उस पीरियड के अंदर लग रहा था कि ये टेम्पल का रिवाइवलिज्म कहीं ना कहीं हिंदू रिवाइवलिज्म के रूप में तो नहीं है। नेहरू जी उस पीरियड में भी पटेल जी को अपोज कर रहे थे कि आप ये टेम्पल क्यों बनवा रहे हो। तब पटेल जी ने बड़ा क्लियर कट कह दिया था कि ये टेम्पल बनवाने का इंटेंशन यही है कि भाई हम ये टेम्पल को पब्लिक मनी से यहाँ बनवाएंगे, हम यहाँ कोई सरकारी फंड नहीं ले रहे हैं। नेहरू जी को लग रहा था कि दिस माइट गो अगेंस्ट द सेक्युलर क्रेडेंशियल ऑफ द नेशन एज वेल। वी विल सी इनफैक्ट इस दौर के अंदर वी विल फाइंड कि नेहरू जी उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को भी लेटर लिखते हैं और लियाकत अली खान ने भी हमको सवाल किया था कि ये टेम्पल बनवा के कहीं ना कहीं इंडिया की जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर आप भी समझ सकते हो कि पाकिस्तान हमको सेक्युलरिज्म का पार्ट दे रहा था और नेहरू जी वहाँ पे उनको नवाबजादे लियाकत अली खान के रूप में लेटर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कहानी आगे चलती रहती है। नेहरू जी बड़े अपने हिसाब से ओपिनियन देते हैं, पर उस पीरियड के अंदर कनाल मुंशी बड़े एडमंड थे। उन्होंने कहा कि हमें पटेल साहब का वादा जो है वो पूरा करना है और शायद इसी का ही कारण था कि 1951 के मिड तक आते आते ये टेम्पल की जब अब फाइनल कंप्लीशन स्टेज आ रही थी, तब सवाल उठा कि इस टेम्पल के अंदर उद्घाटन में कौन आएगा।
तो इस दौर में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब को इनवाइट किया जाता है एंड वी विल फाइंड कि उसको लेके एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी निकल के आई। क्यों निकल के आई? क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब इसके उद्घाटन में, इसकी प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जाए। वेरएस राजेंद्र प्रसाद ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि भाई देखो, ये हमारी फेथ का विषय है, ये व्यक्तिगत फेथ का विषय है, हम जाएंगे, इसमें भारतीय स्टेट की जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। और शायद इसी का ही आउटकम आपको देखने को मिलता रहता है कि जब ये टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा हुई मई 1951 के अंदर, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कराई जाती है। कहानी आगे चली और कहानी आगे चलते चलते वी विल फाइंड कि तब से लेके आज तक, यानी कि जनवरी 2026 तक, ये टेम्पल वैसा का वैसा है और भी फ्लरिश होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों, 1000 साल हो गए गजनी के अटैक को, ये मंदिर वैसा का वैसा खड़ा है, ऊपर से और ग्रांड वे के अंदर फ्लरिश हुआ। अब तो बात ये चल रही है कि हम यहाँ पे एक संस्कृत यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करेंगे, जो वल्लभ भाई पटेल का भी सपना था। आप ये देख सकते हो कि जब कोई भी सिविलाइजेशन अपनी रेजिलियंस को कंटिन्यू करती रहती है तो डिस्ट्रक्शन से उभरना भी सीख जाती है। और शायद इसी का ही परिणाम था कि इतने सारे अटैक्स झेलने के बावजूद भी सोमनाथ जैसी इंस्टीट्यूशन और जो टेम्पल है वो आज की तारीख में फ्लरिश कर रहा है, बल्कि उसके ज़्यादा करोड़ों से ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पे सालाना विलसी की अपनी दर्शन, अपनी श्रद्धा के भाग के रूप में विजिट भी करते रहते हैं। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि अगर आप अफ़गानिस्तान को देखोगे तो हमें पता चलता है कि वो इतिहास का पार्ट बन चुका है। गजनी शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। शायद आप कर्म में मानते हो कि नहीं मानते हो, पर बहुत चीज़ें इतिहास के अंदर कर्म के द्वारा देखने को मिलती हैं। कंक्लूजन के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताना चाहूँगा। सोमनाथ मंदिर के परिसर के अंदर ही आपको एक बाण स्तंभ मिलेगा, यू विल फाइंड अ पिलर ओवर देयर। ये बाण स्तंभ की खासियत ये है कि इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है। इतिहासकार और किताबों के अंदर, शास्त्रों में भी इनफैक्ट बहुत सारी टेक्स्ट में लिखा गया है कि दिस पिलर समवेयर डेट्स टू 6th सेंचुरी CE, जिसमें एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? इंस्क्रिप्शन कहता है कि असमुद्रांतांत दक्षिण ध्रुव पर्यत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। मतलब ये कह रहा है कि ये समुद्र से सोमनाथ, बिकॉज ये कोस्टल एरिया के ऊपर है, वहाँ से लेके आप साउथ पोल तक चले जाओगे तो आपको कंटिन्यूअसली समुद्र और समुद्र ही दिखेगा, यू विल नॉट फाइंड द लैंड। अब ये 6th सेंचुरी के आसपास का है, समझना। उस पीरियड के अंदर ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, मतलब तब के लोगों को ये पता था कि ये कोस्ट है। और आज की तारीख में भी अगर आप ज्योग्राफी में नक्शा उठा के देखोगे और वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे अंडर द सी, तो यू विल फाइंड कि वहाँ कोई भी आपको वाटर बॉडी के सिवाय कोई और लैंडमास नहीं देखने को मिलता रहेगा, राइट। तो ये दर्शाता है कि सोमनाथ के निर्माण करने वाले जो लोग थे, दे वर एक्सपर्ट क्राफ्टर्स, दे वर द सोल ऑफ द सिविलाइजेशन। बाय द वे, आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। और सोमनाथ का हम लोग 1000 ईयर्स यानी कि सोमनाथ पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। यूपीएससी ने इसके ऊपर एक सवाल भी पूछा था 2021-22 के अंदर। सवाल कुछ इस तरह से था, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने सोमनाथ के अंदर एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। अब बताइए सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या क्या चीज़ें सही है। तो एक स्टेटमेंट अलबरूनी के बारे में दिया गया है, एक स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में बोला गया है कि ये ज्योतिर्लिंग का एक प्रकार है, और एक स्टेटमेंट भारत के राष्ट्रपति के ऊपर से दिया गया है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, और ज़रूर से मुझे बताना कि ये सेशन कैसा लगा आपको। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको तैयारी करवा रहे हैं और आपको सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, जीएस टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडिंग ऑप्शंस की तैयारी कराई जा रही है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।